इमेजिन करो एक बहुत ही ग्रैंड किंगडम। यह किंगडम था फ्रांस, बहुत बहुत पहले। हर तरफ चमकते हुए ऊंचे ऊंचे पैलेसेस इमेजिन करो और फैंसी नोबल्स हमेशा खुशी से डांस करते हुए। किंग द लुई द 16th, वो एक भारी चमकता हुआ क्राउन पहनते थे, लेकिन उन पैलेस की दीवारों के एन बाहर जिंदगी कोई हैप्पी फेरी टेल जैसी नहीं थी। फ्रांस में सोसाइटी एक बाड़ी सी सीधी जैसी थी। इस सीधी के 3 मेन स्टेप्स दिस समझे। पहले आते थे चर्च के लीडर्स, क्लर्जी, फिर आते थे अमीर पावरफुल नोबल्स, उन्हें बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे। सबसे नीचे कॉमन लॉग, वो हर दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और लगभग सारे टैक्सेस वही देते थे। किंग लुईस बहुत ही शानदार स्टाइल में रहते थे। उनका घर था एक बहुत बड़ा पैलेस, वर्साइले। क्वीन मरी एंटोनेट भी वहीं रहती थी, बड़े शान से। उन्हें फैंसी पार्टीज करना बहुत पसंद था। वो बहुत सारा पैसा खर्च करते थे, शायद थोड़ा ज्यादा ही। बहुत लोग फुसफुसते थे। उन्हें असल में ऑर्डिनरी फ्रेंच लोगों की तकलीफ दिखाई नहीं देती थी। कॉमन लोग बहुत थका हुआ महसूस करने लगे थे। वो हमेशा भूखे रहने से थक गए थे। वो सारे अनफेयर रूल्स से थक गए थे। वो मार्केट प्लेसेस में फुसफुसाने लगे। ये पूरी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नए एक्साइटिंग आइडियाज धीरे धीरे फैल रहे थे। ये आइडियाज द फेयरनेस और असली फ्रीडम के बारे में एक बड़ा बदलाव जरूर हवा में था। याद है वो 3 ग्रुप सोसाइटी में? फर्स्ट स्टेट द क्लर्जी, पता है, उनके पास बहुत लैंड थी, बहुत कम टैक्सेस देते थे। सेकंड स्टेट नोबल्स से बना था, वो भी बहुत अमीर थे, वो भी कम टैक्सेस देते थे। थर्ड स्टेट, वो बाकी सब लोग थे, किसान, शहरों के वर्कर्स, छोटे शॉपकीपर्स। उन्हें सबसे भारी बोझ उठाना पड़ता था। राजा का रॉयल पिगी बैंक बिल्कुल खाली हो गया था। फ्रांस ने बहुत सारी महंगी वर्ष लड़ी थी। रॉयल पैलेस ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था और खेतों में फसल भी कम हुई थी। लोगों के लिए ब्रेड काफी नहीं थी। राजा को अब और पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने सोचा और टैक्सेस मांगने के बारे में, लेकिन किसे मांगे उसने सोचा। फिर नए और बहुत ब्राइट आइडियाज आए। वो जैसे तेज बारिश के बाद हल्की धूप जैसे थे। स्मार्ट थिंकर्स ने असली फ्रीडम के बारे में लिखा। उन्होंने हर एक इंसान के लिए फेयरनेस के बारे में लिखा। इन थिंकर्स ने कहा कि सभी लोगों के बेसिक राइट्स होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। वो चिल्लाए। इन पावरफुल शब्दों ने बहुत उम्मीद जगाई। लोग अपने आस पास की हर चीज पर क्वेश्चन करने लगे। तो देखा आपने, लोग काफी नाखुश थे। पूरी कंट्री का पैसा खत्म हो गया था और एक्साइटिंग पावरफुल नई आइडियाज तेजी से फैल रहे थे। सिचुएशन एक बहुत बड़े बर्तन जैसी थी जो गर्म स्टोव पर धीरे धीरे उबल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस उबल ही जाएगा। फ्रांस सच में बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। एक बहुत बड़ा एडवेंचर बस शुरू ही होने वाला था। इमेजिन करो एक डरावना, पुराना और उदास सा प्रिजन। इस प्रिजन का नाम था बस्तिल, पेरिस में। यह राजा की पावर का सिंबल बनकर खड़ा था। फिर जुलाई 14 को एक बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठी हुई। वो गुस्से में थे, डिटर्मिन्ड थे और ब्रेव लोग थे। उन्होंने हिम्मत से बस्तिल फोर्ट्रेस पर हमला कर दिया। यह एक्ट एक बहुत बड़े जोर से चिल्लाने जैसा था। ह्यूमेन बड़े चेंजेस चाहिए, अभी के अभी, उन्होंने डिक्लेयर किया। थर्ड स्टेट की मेंबर्स ने हिम्मत से कहा, बास बहुत हुआ। उन्होंने अपना खुद का नया ग्रुप बनाने का डिसाइड किया। इस ग्रुप का नाम था नेशनल असेंबली। वाव, ये ऐसे था जैसे सुपर हीरोज की टीम मिलकर काम कर रही हो। उन्होंने नए रूल्स का एक सेट लिखना शुरू किया। ये था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। इसमें लिखा था कि सभी आदमी बिल्कुल फ्री पैदा होते हैं और वो अपनी राइट्स में हमेशा इक्वल होते हैं। किंग लुई द 16th ने लेकिन इन चेंजेस का विरोध किया। वो सच में नहीं चाहते थे कि चीजें बदलें। फ्रांस में सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई। रेवोल्यूशन और भी बिल्ड होने लगा। अफसोस की बात है, किंग को आखिरकार रेवोल्यूशनरीज ने पकड़ लिया और बाद में उन्हें पब्लिक ट्रायल का सामना करना पड़ा। आखिर में उन्हें ट्रीजन का गिल्टी पाया गया। फ्रांस में पुरानी मोनार्की आखिरकार खत्म हो गई। फिर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर नाम का एक आदमी उभर कर सामने आया। उसने एक पूरे आइडियल रिपब्लिक बनाने का सपना देखा, लेकिन उसकी लीडरशिप में चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गई। इस दौर को रीन ऑफ टेरर कहा गया। बहुत सारे लोगों को तब कड़ी सजा दी गई, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिन्होंने चेंज शुरू करने में मदद की थी। यह एक बहुत ही डार्क और दुखद चैप्टर था, लेकिन ज्यादातर बड़े एडवेंचर्स में कुछ डार्क पार्ट्स होते ही हैं। तो ऑर्डिनरी लोगों के लिए सच में क्या बदला? पुराना अनफेयर सिस्टम आखिरकार पूरी तरह से चला गया। नोबल्स के लिए कोई स्पेशल राइट्स नहीं रहे। कॉमन लोगों को अपनी बात कहने का ज्यादा मौका मिलने लगा। वो अपनी लंड अब आसानी से ओन कर सकते थे। नए लॉज बनाए गए जिनका एम फेयरनेस था। जिंदगी अभी सबके लिए तुरंत परफेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन ये सच में एक बहुत बड़ा कदम था आगे की तरफ। फ्रांस खुद भी बहुत ज्यादा बदल गया। लोग बहुत ज्यादा यूनाइटेड फील करने लगे। एक बिल्कुल नई फीलिंग बढ़ने लगी, हम फ्रेंच हैं। यूनिटी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं। रेवोल्यूशन के एक्साइटिंग आइडियाज डोर डोर तक फैले।
जैसे छोटे छोटे बीज हवा से उठकर दूसरी जमीनों तक पहुंचते हैं। इन आइडियाज ने हर जगह रहने वाले लोगों को इंस्पायर किया अपने खुद की राइट्स के बारे में गहराई से सोचने के लिए। कहानी बस वहीं एकदम आसानी से खत्म नहीं हुई। असल में बाद में थोड़ा मेसी हो गया था। इतने सब क्यास के बाद एक स्ट्रॉन्ग लीडर सामने आया। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, शायद आप जानते होंगे। वो फ्रांस में बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। उसने बहुत से फ्रेंच आइडियाज फैलाने में भी मदद की, लेकिन कभी कभी उसने ये वर्ष लड़कर किया। हिस्ट्री हमेशा सरप्राइजिंग ट्विस्ट से भरी होती है। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन हम सबको साफ साफ दिखाता है कि लोगों की आवाज सच में मैटर करती है। जस्टिस और फेयरनेस के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे एक्शंस भी बहुत बड़े बन सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है आज भी हमारी दुनिया में कि हमेशा उस चीज के लिए आवाज उठाओ जो सही है और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करो।